क्यों ज़रूरी है फ़िलॉसफ़ी को पढ़ाया जाना? हमारे स्कूल में हमें दुनिया भर की फालतू की चीज़ें पढ़ाई गई। Pay attention and watch this. My dad said schools are basically prisons. They keep kids locked up physically and mentally, prepare them for jobs that are also basically prisons until they retire and go to a nursing home. School is not a prison. Can I leave whenever I want to? School is designed to prepare your mind for slavery within the matrix. मैं ये नहीं कहता कि हमें सब कुछ ही फालतू पढ़ाया गया, लेकिन जो बहुत सारी ऐसी काम की चीज़ें हैं जो एक्चुअल में पढ़ाई जानी चाहिए थी, लेकिन वो हमें स्कूल में कभी भी पढ़ाई नहीं गई। तो फिर इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे क्या कोई एक स्ट्रक्चर हो सकता है कि भाई इनको ये सब चीज़ें इनको पता नहीं चलनी चाहिए। ऐसा कोई स्ट्रक्चर क्या इनके पीछे है? क्या इस दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर ही इस प्रकार से है कि एक सामान्य इंसान को इस तरह से इन सब चीज़ों का पता नहीं चलना चाहिए? School is a scam. 70% of content that is taught in schools is bullshit. If I ask people that what are the core basic principles that you are using in your day-to-day life which you learn from your schools, you will be amazed, not even 30%. And unfortunately, we are not teaching the important things of life. अगर हमारे पास में फ़िलॉसफ़ी एक सब्जेक्ट है और एजुकेशन बनाने वालों को, एजुकेशन का सिलेबस बनाने वालों को अगर इस चीज़ की समझ है कि एक फ़िलॉसफ़ी एक इंसान के जीवन का आधार होता है, उसके सिवाय एक इंसान कुछ भी नहीं है। अगर फ़िलॉसफ़ी गलत है तो फिर उसके बाद उसके ऊपर का जो पूरा का पूरा ढाँचा है, वो जो भी करेगा वो सब कुछ ही गलत होगा। तो फिर क्यों उन्होंने हमारे बेसिक एजुकेशन सिस्टम में फ़िलॉसफ़ी को इंक्लूड नहीं किया? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। उन्होंने हमें कभी पैसे के इम्पोर्टेंस के बारे में नहीं समझाया, ना उससे रिलेटेड फ़िलॉसफ़ी को समझाया, ना उन्होंने हमें कभी भी ऐसे जो भी अदर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है कि जैसे हमें लाइफ में गोल सेटिंग कैसे करनी चाहिए, हमें हमें लाइफ में करियर कैसे बनाना चाहिए, इस चीज़ के बारे में हमारे एजुकेशन सिस्टम ने हमें कभी नहीं पढ़ा। उन्होंने हमें क्या इसके बारे में जब मैंने थोड़ी-सी जब इसके बारे में रिसर्च करी तो उसमें मुझे ये पता चला कि हमारा प्रेज़ेंट जो एजुकेशन सिस्टम है ये निकल कर के आता है जो मैकॉले जो अंग्रेज़ों ने हमारे देश में जो एक परंपरा लाई कि उनको यहाँ पर अपना एम्पिरिकल रूल स्थापित करना था, उसके लिए उन्हें क्लर्क्स की ज़रूरत थी और उसके लिए फिर उन्होंने एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम लेकर के आए जो कि खुद से सोचने समझने वाला इंसान पैदा करने के बजाय एक नौकर पैदा करे, एक क्लर्क पैदा करे जो डेस्क पर बैठ कर के सिर्फ़ वो काम करे, जो काम करने के लिए उसे आदेश दिया गया हो और एक स्ट्रक्चर को, एक सोसाइटी के एक स्ट्रक्चर को जो भी फ्रेमवर्क है, जिसमें वो काम कर रहा है, उसके पर्पस को सर्व करे। इस तरीके से हमारा मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम डिज़ाइन्ड है। इसीलिए कभी भी हमें उसमें एक फ़िलॉसफ़ी को ऐड नहीं किया जाता। हमें कभी भी भगत सिंह को इस तरीके से नहीं पढ़ाया जाता कि एक आम इंसान, एक आम बच्चा कभी भी भगत सिंह बनने का ट्राई करे। क्योंकि अगर एक आम छोटा-सा बच्चा अगर छोटी उम्र से जो उस पर भगत सिंह, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इन सबके संस्कार पढ़ने लगे, तो फिर वो बड़ा होकर के रिवोल्ट करेगा और जो इंसान रिवोल्ट करेगा, वो उस सिस्टम के स्ट्रक्चर को, उस सिस्टम के फ्रेमवर्क को चैलेंज करेगा और उसको बदलने की कोशिश करेगा, उसको तोड़ेगा और ये चीज़ कभी भी उन लोगों को पसंद नहीं आएगी, जो इस फ्रेमवर्क के सबसे ऊपर बैठे हुए हैं और जो ही हमारे स्कूल का सिलेबस डिसाइड करते हैं। इसीलिए फिर वो कभी भी इसके अंदर ये सब चीज़ें इंक्लूड नहीं करती। क्यों ज़रूरी है फ़िलॉसफ़ी को पढ़ाना? क्योंकि ये हमारे लाइफ़ का बेस है। सबसे पहले यही चीज़ आती है। जिस तरह से एक इंसान की साइकोलॉजी होगी, जिस तरह से वो सोचेगा, उसी तरीके से वो एक्ट करेगा। हमारे कर्म करने से पहले जैसे ओशो जी अपने एक ऑडियो का लेक्चर में सुन रहा था, उसमें समझाते हैं ये एक इमेजिन करो कि एक पानी का समुंदर है। एक समुंदर है जिसमें पानी है और उसमें नीचे सतह है और ऊपर पानी की सतह है और नीचे ज़मीन है और ज़मीन के अंदर जो मिट्टी है, ज़मीन के ऊपर, उसमें से एक बुलबुला उठता है और वो बुलबुला धीरे-धीरे तो ऊपर आता है और ऊपर आने के बाद में पानी की सतह तक पहुँचता है और वो फिर फट जाता है। इसके बाद जब वो बुलबुला पानी की ज़मीन की मिट्टी पे से उठ रहा है, तो ऐसे इमेजिन करो कि वो एक बहाव उठा है। अब वो एक ऐसे इमेजिन करो कि वो एक इमोशन का है तुम्हारे अंदर और वो इमोशन धीरे-धीरे करके ऊपर आ रहा है। तुम कोई भी इमोशन बोल लो, चाहे वो एंगर हो, चाहे वो लस्ट हो, चाहे वो ग्रीड हो, चाहे वो फ़ियर हो, वो इमोशन अब धीरे-धीरे जैसे-जैसे ऊपर आ रहा है वो थॉट बन रहा है और जब जब भी वो उस मिट्टी से उठ कर के ऊपर आया वो थॉट बन गया और जैसे ही ऊपर
आ रहा है और पानी की सतह तक पहुँचा और वो फट गया, उसके बाद में वो कर्म बना। तो जो हमारे कर्म होते हैं वो हमारे थॉट्स डिसाइड करते हैं, क्योंकि कोई भी कर्म करने से पहले, कोई भी वर्क करने से पहले, कोई भी काम करने से पहले हमारे अंदर उससे रिलेटेड थॉट आता है, और वो थॉट हमारे इमोशंस से उठता है। और हमारे इमोशंस कहाँ से आते हैं? वो आते हैं हमारे डिज़ायर्स से। कोई भी हमारी डिज़ायर, और वो डिज़ायर किस चीज़ के बारे में होती है? वो होती है संसार में किसी विषय के बारे में। विषय मतलब ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, वो विषय कोई भी हो सकता है। वो विषय पानी हो सकता है, वो विषय खाना हो सकता है, वो विषय सेक्स हो सकता है, वो विषय एजुकेशन हो सकता है, वो विषय कोई किताब हो सकती है, वो विषय कोई इंसान हो सकता है, वो विषय कोई पद हो सकता है, प्रतिष्ठा हो सकती है, पैसा हो सकता है, ताकत हो सकती है। तो जब इस सब सिस्टम के पीछे क्या है? इस सारे सिस्टम के पीछे है थॉट, और उसके सराउंडिंग जो सब्जेक्ट वो है साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी के पीछे क्या है? एक फिलॉसफी, एक समझ, एक मान्यता। मेरे अहंकार होने की मान्यता, या फिर मेरे आत्मा होने की मान्यता, मेरे एक हाथी होने की मान्यता, या फिर मेरे एक चींटी होने की मान्यता। मैं अगर खुद को हाथी समझ लूंगा तो मेरे कल अलग हो जाएंगे, और मैं अगर खुद के बारे में एक चींटी जैसा सोचूंगा तो फिर मेरे कल अलग हो जाएंगे। किसी इंसान को बार बार ये बता करके उसको ये बिलीव करने लगा दो कि वो या तो डम है या तो बहुत होशियार है, वो उस तरह से ऐड करना शुरू कर देगी। ये हमारी साइकोलॉजी है, और इसके पीछे है एक बिलीफ, एक मान्यता, एक फिलोसफी कि मैं ये हूँ। लेकिन इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ कभी भी हमें हमारे स्कूल के सिलेबस में पढ़ाई नहीं जाती। मैंने काफ़ी दिन से, मैं काफ़ी साल से शायद, मैंने जब अपने जीवन में शुरू शुरू में बाबा साहेब अम्बेडकर को पढ़ा, मैं कुछ 20-22 साल पर हम लोग, उस टाइम पर जब मैंने बाबा साहेब अम्बेडकर को पढ़ा, जब भगत सिंह को पढ़ा, तो कहीं ना कहीं मेरे दिल के अंदर भी इच्छा उठी कि हमें भी अपने जीवन में जो एटलीस्ट जो स्पेयर टाइम, उसमें ही किसी ना किसी ऐसी आइडियोलॉजी के लिए काम किया जाए जो अपने साथ साथ अपने समाज के लिए भी बढ़िया हो, अपने सोसाइटी के लिए भी बढ़िया हो, हमारे आसपास के लोगों के लिए भी बढ़िया हो। और उस आइडियोलॉजी को जब मैं ढूंढने लगा तो मुझे कहीं ना कहीं सोशलिज्म में एक रे ऑफ होप दिखी थी, जिस तरह से भगत सिंह को दिखी थी, जिस तरह से बड़े बड़े क्रांतिकारियों को दिखी थी, सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। लेकिन जब मैंने उसके इतिहास को ठीक से पढ़ा तो मुझे समझ आया कि इतनी बढ़िया आइडियोलॉजी भी फेल कर गई, क्योंकि उसको इम्प्लीमेंट में लाने वाले जो लोग थे वो ब्लेंडर कर गए। वो लोग लालची निकले। उन्होंने जिस संपत्ति को उन्होंने समाज से अर्जित किया एक ब्लडी रिवॉल्यूशन के थ्रू, दे वर मीन टू हैंड ओवर दैट प्रॉपर्टी टू द कॉमन पीपल, बट दे नेवर डिड दैट। व्हाई वुड अ मैन डू दैट? क्यों करेगा एक इंसान सा जो खुद को एक कम्युनिस्ट बोल रहा है, खुद को एक सोशलिस्ट बोल रहा है, और मार्क्स के आइडियाज पर चलने की बात करता है, लेकिन जब उसके खुद के हाथ में ताकत आती है, उसके खुद के हाथ में जब सोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन आते हैं, तब जब उसका काम होता है कि वो आम गरीब लोगों में उसको बांटे, उसकी प्राइवेट ओनरशिप को ख़त्म करे, वो एक नए तरीके से स्टेट कैपिटलिज्म शुरू कर देता है। इसके पीछे सिर्फ एक कारण हो सकता है कि वो इंसान लालची है। उसके मन में उस प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए खुद ही हवस आ गई, वो ताकत, वो पावर उसके सर चढ़ कर के नाचने लगी, उसके ज़बान पर बोलने लगी। यहाँ पर इस दुनिया की
जो एक सबसे बेहतरीन दुनिया की कल्पना की गई थी मार्क्स के द्वारा। एक यूटोपियन दुनिया, जहाँ पर कोई इंसान किसी इंसान पर शोषण नहीं करेगा। एक ऐसी आइडियोलॉजी फ़ेल कर जाती है क्योंकि इंसान का मन लालची होता, उसकी साइकोलॉजी बीमार होती, उसकी फ़िलॉसफ़ी में दम नहीं होता। इतनी इम्पोर्टेंट है फ़िलॉसफ़ी, इतनी इम्पोर्टेंट है साइकोलॉजी, इसका बेस है फ़िलॉसफ़ी। हम जो भी करते हैं जीवन में उसके बेस में कोई ना कोई फ़िलॉसफ़ी होती है। जब तक वो सही नहीं होगी तब तक ऊपर कुछ भी सही नहीं हो सकता। कर्म के लेवल पर कुछ भी सही नहीं होगा अगर हम विचारों के लेवल पर चीज़ों को सही नहीं करेंगे। और विचारों के लेवल पर कुछ भी सही नहीं होगा अगर हम भावों के इमोशंस के लेवल पर चीज़ों को सही नहीं करेंगे। और उनके लेवल पर कुछ भी सही नहीं होगा अगर हम जो हमारी बेसिक फिलॉसफी है अबाउट द वर्ल्ड, अबाउट द सेल्फ, जब तक हम उसको ठीक नहीं करेंगे तब तक ऊपर की कोई भी चीज़ दुनिया में कभी भी ठीक नहीं हो सकती। यही चीज़ अर्जुन को श्री कृष्ण समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? बहुत लोग कृष्ण पर एक आरोप लगाते हैं कि तुमने युद्ध को बढ़ावा दिया। अगर तुम चाहते तो तुम्हारे पास इतना असीम शक्तियाँ थी, तुम्हारे पास तुम्हें दार्शनिक थे, तुम चाहते तो युद्ध को रोक सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। क्यों? तुमने उल्टा उसे बढ़ावा दिया। क्यों? दोस्तों, ये एक मैसेज, ये दर्शन का वो आखिरी पड़ाव है जहाँ पर जाकर के दर्शन ही खत्म हो जाते हैं। यहाँ पर जाकर के इंसान की वो आइडेंटिटी ही खत्म हो जाती है जो सारी प्रॉब्लम्स का जड़ है। उसी को अहंकार बोला गया। और महाभारत के युद्ध में दुर्योधन उस अहंकार का प्रतीक है और कृष्ण उस आत्मा का प्रतीक है और अर्जुन एक आम इंसान का प्रतीक है। तो अर्जुन को वो युद्ध लड़ने की सलाह दी जा रही है कि अहंकार को हरा कर, जो तुम्हारा एक फॉल्स सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, जो तुम्हारी फॉल्स फिलोसफी है, उसको हरा करके जो ट्रू फिलोसफी है, ये है आत्म, जो तुम्हें बोल कि शून्य, वही तुम्हारा सत्य है, वही अध्यात्म का सत्य है, वही दुनिया का सत्य है। उसको जिताना है। ये उसमें मैसेज। इसीलिए इस दुनिया में जितने भी बेकारी है, इस दुनिया में जितना भी पाप है, उसको जड़ से उखाड़ने का तरीका सिर्फ ये है कि हम हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो हमारी एंशियंट इंडियन फिलोसफी है, जो बुद्ध की फिलोसफी है, उसको इंक्लूड करें, उसको घोल करके आने वाली पीढ़ी को पिला दे, जिससे कि एक नए दुनिया का निर्माण किया जा सके।